अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमेरिकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो उन्होंने एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया अमेरिकी CIA को पाकिस्तान में एयर बेसेस ना देने के हवाले से, उसको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी सहाफ़ती और सियासी हलकों में डिस्कस किया जा रहा है और इस पर काफ़ी पजीराई हुई है उसके प्राइम मिनिस्टर के इस बयान की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आज ये करार दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फैसला कर चुके थे हवाई अड्डे देने का अमेरिका को, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर वो कार्रवाई कर सके तालिबान के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और पर्टिकुलरली उनके अपने यानी मौलाना साहब के दबाव में आके इमरान खान ने अपना ये फ़ैसला तब्दील किया। क्या वाक़तन ऐसा ही है? और ये जो फ़ैसला एक किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे, तो क्या इसमें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल डिवीजन है उस सारी को बाला ताक रखते हुए जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमत के इस फैसले के साथ डट के खड़ी होंगी? और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सिंध के तरक्याती बजट के हवाले से जो एक बहस है, एक लड़ाई है सिंध और वफाक के दरमियान, वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। आज उसमें ताज़ा तरीन इजाफा हुआ जब वफाक के वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने सिंध के तरक्याती बजट की मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया और ये कहा कि ये पैसा जो सिंध की आवाम पर लगना चाहिए ये मनी लॉन्डर होकर मुल्क से बाहर चला जाता है। इस पर मुर्तज़ा वहाब साहब और नासिर शाह साहब ने बड़ा सख्त जवाब दिया। फवाद चौधरी को लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो जारी रही है। लेकिन क्या ये वाक़तन सिंध के बजट के हवाले से जो वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, या फिर ये सारी जो एक बहस है ये इसके मकासद सियासी हैं, यानी सिंध या पर्टिकुलरली कराची का कंट्रोल हासिल करने की यह लड़ाई है? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और बात होगी इस सारे मामले में इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला है उस पर अपोजिशन ने APC बुलाने का फैसला कर लिया। कल शहबाज शरीफ साहब ने रब्ते किए मौलाना फजलुर रहमान साहब से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ भी, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी, कि इस APC को किस तरह से कामयाब बनाना है। तो क्या ये APC, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, ये अपोजिशन को फिर से यकजा कर पाएगा जो अपोजिशन तकसीम हो चुकी थी PDM के अंदर? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं अंदरीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें अली परवेज़ मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बयान की बात करते हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा पजीराई हो रही है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती और सियासी हलकों में। वो बयान आपको क्विकली ज़रा सुनाते हैं जो उन्होंने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दिया। एक दो टक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को हवाई अड्डे पाकिस्तान के अंदर नहीं दिए जाएंगे। ज़रा सुन लीजिए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया जी एब्सोल्युटली नॉट, नहीं देंगे अमेरिका को अड्डे पाकिस्तान के अंदर। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब आज ये फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर तो फैसला कर चुके थे हवाई अड्डे देने का, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं हमारे और आवाम के दबाव पर उन्होंने ये फैसला तब्दील किया। ज़रा मौलाना साहब का भी नुक्ता नज़र सुन लें जी। मेरे ख्याल में उन्होंने अवामी प्रेशर भी किया है और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन जो प्रेशर उन पर आया और हमने बड़े वाज़ेह और सही पैगाम भेजे कि ये होगा नहीं, फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने वाली बात बन जाएगी। अदली अब्बास साहब, चूँकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अमूर ख़ारजा भी है, ज़रा वजाहत कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे दबाव पे ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने तब्दील किया है, हालांकि वो कहते हैं कि पहले वो फैसला कर चुके थे हवाई अड्डे देने का। कितनी सदाकत है मौलाना साहब के इस दावे में? देखिए, एक मज़का खेज और जिसको कहते हैं बिल्कुल ही इखलाकी तौर पे दिवालिया, जिसको कहते हैं ना सिर्फ लीडर बल्कि वो पूरी पार्टी पाकिस्तान डेड मूवमेंट जो है बिल्कुल इखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुकी है। इन्होंने हर चीज़ का अपना मजाक उड़ाया है। ये बिल्कुल एक सर्कस की तरह दिसंबर से शुरू हुए हुए हैं। याद है आपको कि जी हम आर या पार कर देंगे, फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर हम शॉर्ट मार्च करेंगे, फिर हम इस्तीफे देंगे, फिर हम हुकूमत गिरा देंगे, फिर सेनेट के इलेक्शन ही करेंगे। हर चीज़ पे इस वक्त ये हर प्रोग्राम में आते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं
और अवाम इनको देखती है और अवाम ये सोचती है कि क्या ये समझते हैं कि हमारे जहन नहीं है, इनकी हरकतें, इनकी करतूतें, ये पिछले साल से इस पूरे, आपको पता है कि 3-4 दफा हुकूमत में आ चुके हैं, तो अवाम को पता है ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आपको याद होगा एन पैटरसन की विकीलीक्स, याद है ना आपको? एन पैटरसन ने जो विकीलीक्स हुई थी उसमें उसने लिखा हुआ था कि मौलाना साहब आए और मौलाना साहब ने कहा कि मेरा तो बड़ा वोट बैंक है, तो आप मुझ पे एतबार करें और मुझे हुकूमत दे दें, बाकी आपकी सबकी खैर है। ये विकीलीक्स इनकी। फिर आपको पता है जरदारी साहब का विकीलीक्स में आया, उन्होंने कहा जी गिलानी साहब का बॉब वुडवर्ड की बुक में आया। और सुन ले प्लीज, खत्म करने दे मुझे बात। और उनका आया कि जी आप ड्रोन हमले करें, हम असेंबली में जाके इतराज करेंगे लेकिन चलने देंगे। ये सारा ऑन रिकॉर्ड, ऑन हिस्ट्री है। मैं आपको ड्रोन हमलों के स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ। ये जो पीपल्स पार्टी थी 360 ड्रोन हमले हुए, PMLNI 61 ड्रोन हमले हुए, जिसपे फिर हमने नेटो पे, जब हम खैबर पख्तूनख्वा थे, हमने नेटो ब्लॉक की, हमने की एज अ गवर्नमेंट। और हमारी गवर्नमेंट में 3 साल में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो ये तो फिगर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जितने ये आके मुनाफिक। मुझे अब ये बता दें अदील साहिबा, मुझे ये बता दें, आपने चलो ये तो वजाहत कर दिया कि मौलाना के बयान में कोई भी सदाकत नहीं है, लेकिन अब ये फैसला तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया, बड़ा बोल्ड डिसीजन है कि आप अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं दे रहे। जाहिर है इसके आने वाले दिनों में बड़े ख़तरनाक असरात, कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं अगर हम फिर इस जंग का हिस्सा बनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन हवाई अड्डे ना देने के साथ साथ एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एयर कॉरिडोर। क्या हम एयर कॉरिडोर भी नहीं दे रहे अमेरिका को कि वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल ना करें? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आपसे। जी, ये तो एक कंट्री टू कंट्री जो 30 साल पुरानी है, क्योंकि आप फ्लाइट्स तो नहीं बंद कर सकते ना लोगों की, सवाए इंडिया के हमने बंद की हुई है, बिकॉज इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात। मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, जो वो CIA ऑपरेशंस करना चाह रही है अफगानिस्तान के अंदर। अगर दाइश वहाँ पे दोबारा से रिसर्च होती है, वहाँ जो एक वो एयर कंट्रोल चाहते हैं कि वहाँ पे जब उनको लगे अमेरिका को कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश जो है वो सर उठा रही है, वहाँ जाके वो एयर स्ट्राइक्स कर सकें, तो वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करें, ये भी मेक श्योर करेंगे? मेरे ख्याल है ये तो अभी डिस्कशन में ही नहीं आया। सबसे पहली बात उन्होंने कहा जी अड्डे चाहिए। एयर की तो जो है वो हर कंट्री के साथ होती है। जब हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ या किसी, फिर हम एयर भी बंद कर दिया करते हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ खुदा ना खास्ता ऐसे हो गए, वो भी बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो बात हुई है, जो उन्होंने CIA ने मांगी, वो अड्डे मांगे, और हमने जो पास में हुआ था वो नहीं रिपीट करना। हमने किसी की जंग में आना और हमने स्टैंड लेना। ठीक है, स्टैंड लेना है, लेकिन इस स्टैंड पे जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक सपोर्ट आपको चाहिए होगी अपोजिशन जमातों की भी। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हमारी जितनी भी आपस में सियासी तकसीम या सियासी मुखालफत हो, पाकिस्तान से बाहर जब पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने ज़ाती इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए इस तरह के डिसीजन में गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए। तो क्या नाज बलोच साहिबा इस बड़े डिसीजन के में आप क्या गवर्नमेंट को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे जितने भी सियासी इख्तलाफात हो उनको बाला ताक रखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, देखिए पहली बात तो ये है कि इस ऐवान के अंदर शुक्र है कि अपोजिशन एक ऐसी समझदार किस्म की अपोजिशन है और सियासी तौर पे मैच्योर अपोजिशन है, जो कि बजाय बजट की किताबें उछालने के और गालियां देने के, जो कि इस वक्त हो रहा है पार्लियामेंट में, ट्रेजरी बेंचेस खुद ही बजट की किताबों का जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उछाल के मार कर, और फिर टेबलों के ऊपर वज़ीर माशाल्लाह आप देखें कि रवैया देखें वज़रा का क्या रवैया है कि टेबलों के ऊपर जो है खड़े होकर छलांगे मार के किताबें फेंक रहे थे। अब ये हमें बताएंगे, ये हमें सबक पढ़ाएंगे, ये हमें सिखाएंगे, एथिक्स सिखाएंगे, ये मोरालिटी की बात करेंगे, तो इनको सूट नहीं करता। थोड़ा सोच लेना चाहिए। 4-5 दिन पहले ही जो तमाशा इन्होंने किया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कितने सीरियस और कितने नॉन सीरियस ये हैं, सब पता चल गया है सबको। और दूसरी बात ये तो थैंक्स टू द अपोजिशन जो पार्लियामेंट चल रही है, वरना इनके कारनामे ऐसे नहीं है कि ये पार्लियामेंट एक दिन भी चलती। रबर स्टैम्प बना के इन्होंने रख दिया, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पार्लियामेंट को बना दिया। जितने बड़े जो स्ट्रेटेजिक मामला थे
जो भी मुल्की सोवरेनिटी के इश्यूज़ के ऊपर जब भी बात हुई, हमने हमेशा अपोजिशन ने भरपूर साथ दिया, क्योंकि हमें पीटीआई या कोई इमरान खान साहब का साथ देने की बात नहीं। हम जो सोचते हैं हमारा फैसला मुल्क के लिए होता है, और ये इनको रियलाइजेशन है नहीं, क्योंकि ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है, ना तो इनके वजीर अपने हैं, ना इनके फाइनेंस मिनिस्टर इनके अपने हैं। हैरान कुन बात तो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक हफ्ता पहले वजीर बनने से पहले तो कह रहे थे कि मईशत बहुत ही डामाडोल चल रही है, और तिया पांचा इन्होंने किया हुआ है। तो बात यह है कि इनके पास जो दे डोंट हैव अ पॉलिसी, दे डोंट हैव अ प्लान। ये सीखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि किस तरह से मौक़िफ़ लिए जाते हैं और कैसे पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार किए अपने। और जिस तरह नेटो सप्लाई बंद हुआ तभी वो पीपल्स पार्टी ही थी। CPAC जो है जिसको इनिशिएट किया वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आपने कौन सी कोई एक पॉलिसी मुझे बता दें फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन फ्रंट्स में जो आपने इनिशिएट। आप तो वो लोग हैं जो ये हुकूमत तो वो हुकूमत है जो कहती है कश्मीर इशू के ऊपर जो जुम्मे के दिन आधे दिन जुम्मे के दिन एक मिनट जुम्मे के दिन आधा घंटा धूप में खड़े होके आप बाहर खड़े होके प्रोटेस्ट कर लें। आपने चौकों चौराहों पे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगा दिए कि so many hours, so many days, so many hours and so many minutes। आपका इससे बढ़ के मौक़िफ़ क्या है? अब ये जब बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है और मुझे ताज्जुब होता है कि मतलब थोड़ी सी सोच लें। हालांकि ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, ठीक है, इनका अपना तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो इन्होंने काबीना बिठाई है वो तो हर दौर में बैठे हुए लोगों को इन्होंने अपने साथ शामिल किया है। प्राइम मिनिस्टर के मौके पे क्या कहेंगी? प्राइम मिनिस्टर के मौके को आप अप्रिशिएट करेंगे जो उन्होंने दो टोक मौके इख्तियार किया, एब्सोल्युटली नॉट वाला कि अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं देंगे। देखिए मौक़िफ़ जो उन्होंने अख्तियार किया है बिल्कुल यही, इसी तरह से हमें अपनी मुल्की सोवरेनिटी के इशू के ऊपर हमें डट के अपने फैसले देखने हैं, वो सोचना है कि जो हमारे हक में बेहतर क्या है, इसमें तो कोई दो बात नहीं। लेकिन बात यह है कि आप पार्लियामेंट को कोई भी डिसीजन जो है इस किस्म के जब भी होते हैं तो उसमें हमने तो हमेशा कहा कि आप पार्लियामेंट में लाए और पूरी अपोजिशन को इकट्ठा अपने साथ, बिकॉज व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट एक फैसला करती है तो उसके अंदर ज्यादा असर होता है। चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। अली परवेज मलिक साहब, सियासी इख्तलाफात आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी अपोजिशन, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बड़ा अहम डिसीजन है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, दीगर बड़े अहम मामलात से जुड़े, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, पाकिस्तान के मफादात को लेकर। ज़ाहिर हमने अमेरिका बहादुर को इनकार किया है और माजी में तो बड़ी वो तड़ी लगाते थे कि ये करना है या नहीं करना आपने, और कई जगहों पे हमने बिल्कुल सरेंडर भी किया उनके प्रेशर के सामने। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल डट के खड़ी है कि नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इसका नुकसान अगर हम हवाई अड्डे देते हैं अमेरिका को। इस फैसले के साथ खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर के, बैक करेंगे मुकम्मल तौर पर उन्हें? सियासी इख्तलाफात तो चलते रहेंगे, अपने मुल्क के अंदर छोड़ें इसको, लेकिन बाहर की जो बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें मैं इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर कोई फजूल की बहस नहीं करना चाहता, ना यहाँ पे किसी के ऊपर कोई ज़ाती हमला करना चाहता हूँ, पर मैं एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर कर दूँ। सर्कस उसको कहते हैं जो हमने डी चौक के ऊपर देखा कि एक शख्स कंटेनर लगा के करता रहा और वो भी खाली कुर्सियों के आगे, ठीक है। तो ये एक बात तो ज़रा आप एक साइड पे कर दें। अब आ जाएं अफगानिस्तान का जो मामला है। देखें अगले 3 महीने बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि जो अमेरिका ने अपने लिए टाइमलाइन जो उन्होंने डिसाइड की थी वो उससे ज़्यादा वो जल्दी मेरे ख्याल से वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और इस चीज़ के अंदर बेहतर तो ये होता कि जो पीस प्रोसेस, जो इस्तांबुल प्रोसेस या जो दोहा के अंदर जो एक एफर्ट हो रहा था वो इन टैंडम चलता, ताकि वहाँ पे हम किसी ना किसी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ या कंसेशन के ऊपर आ जाते तो वो हालात यकीनन बेहतर होते, पर शायद वो हमारे बस में उस हद तक कंट्रोल में नहीं है। तो अब जो सूरत हाल है हमें उसके अंदर ही अपने आप को आगे लेके चलना है। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो ये अड्डों के ऊपर बयान दिया है, मैं बिल्कुल इसको वेलकम करता हूँ, पर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये सिर्फ उन्होंने अपनी इंटेंशन का इजहार किया। देखें समर भाई, आपकी जो मजबूरियां हैं वो इंसान को बड़े और काम करवाने के ऊपर मजबूर कर देती है। जो मेरा खदशा है वो ये है कि इन्होंने फाइनेंशियली पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है, और वो आपने ये भी देखा है कि जो इस दफा का बजट जो मोर ऑफ अफसाना है एज अपोज टू रियलिटी, उसके अंदर आपने देखा है कि हमारी डिपेंडेंस जो है, हमारे जो खसारे हैं वो रिकॉर्ड हद तक पहुंच गए हैं। आपने ये भी देखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब
साहब ने कल परसों सेनेट के अंदर जब वो फाइनेंस कमेटी के अंदर गए हैं तो उन्होंने बताया है कि IMF ने जो हमारा जो एजेंडा था, जो ट्रांच रिलीज का $1 बिलियन का, उसको उठा के सितंबर के अंदर ले गए, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली आपका IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो गया हुआ है और अगले साल आपको तकरीबन $20 बिलियन की फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे जो खदशा है वो ये है कि इनकी नालायकी और इनकी मिसमैनेजमेंट और इनकी कैजुअलनेस की वजह से ये कोई मजबूर ना हो जाए और कोई ऐसा काम करने के ऊपर मजबूर ना हो जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो। क्योंकि सर आप तो साथ खड़े होंगे ना इनके इस फैसले, कि जी हम इस पॉलिसी डिसीजन के साथ आपकी पार्टी तो खड़ी होगी ना? बिल्कुल 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 समर भाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज अ मैच्योर सीरियस माइंडेड पार्टी। वो इनकी तरह वो एक इमैच्योर लोगों का जत्था नहीं है। उन्होंने हमेशा देखें, अभिनंदन का वाकया हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में किस चीज की तरफ इशारा किया, किस कुर्सी की तरफ इशारा किया कि वो खाली थी। 370 की रेवोकेशन का मामला हुआ, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में किस कुर्सी की तरफ इशारा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान, कोविड, कौन सा मसला नहीं आया जिसके अंदर हमारे पास ये इस किस्म के चैलेंजेस सामने आए। तो मुझे बता दें ऑपोजिशन ने किस जगह के ऊपर सियासत करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज के हुक्मरान ऐसे हैं कि उनकी अना इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज के आड़े आ जाती है और उन्होंने इस मुल्क को पोलराइज और फ्रेगमेंट करके इस मुश्किल दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। तो जिम्मेदारी आज उनके ऊपर है। ठीक, अनलीम अब्बास साहब, जाहिर है ये इतना आसान डिसीजन नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बात की, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ साइड से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जो उनका एक यूजुअली उनका एक रहा है बिहेवियर, उनका एक तरीकाकार रहा है। जिस तरह से फैटफ के अंदर वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो कंप्लाइंस जो लिस्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर हमने कंप्लाइंस की है और हमारे ग्रे लिस्ट से निकलने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं। लेकिन जहाँ कि अमेरिका इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी अमेरिका का असर रसूख मौजूद है। तो वो इस पे भी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि उस पर आपकी नज़र है कि वहाँ से भी हम निकल आएंगे इन तमाम चीज़ों से, प्रेशर से। और दूसरा इंटरनली जो बात हो रही है जो कि नाज बलोच साहब बने कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर रखें, पूरी पार्लियामेंट के थ्रू आप बैकिंग लें सारी अपोजिशन पार्टीज़ की इस फैसले के ऊपर। देखिए समर, इस पर तीन बातें हैं। नंबर वन, ये वो हुकूमत है और ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने डू मोर सारा वक्त किया। ठीक है, आपको याद होगा पर्ची लेके जाते थे नवाज शरीफ साहब और वो आगे से डू मोर का लेके आ जाते थे और फिर उन्होंने एड बंद कर दी। उन्होंने कहा सारी एड भी दी इनको और ये सारे करप्शन में, हर रिपोर्ट पे उनके आता था करप्शन होती है और ये एड खा जाते हैं। तो वो डू मोर इनकी हैसियत जो थी वो ये थी कि ये वहाँ बिल्कुल हाथ बांध के खड़े होते थे और उनको कहते थे जी हम पार्लियामेंट में जाके नारे मारेंगे, आप जो मर्जी आके हमारी सरजमीन पे करें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अमेरिकन रिकॉर्ड में, पाकिस्तान रिकॉर्ड में, विकीलीक्स में, हर जगह है। अच्छा, अब आपको याद होगा 2019 में ट्रंप ने एक ट्वीट लिखी थी और उसने कहा कि पाकिस्तान ने जितनी भी हमने इनको एड दी है टेररिज्म पे, हमें पता नहीं 20 साल हो गए इनको एड देते हुए 9/11 के बाद, इन्होंने उसका कुछ नहीं किया एंड दे शुड डू मोर। आपको याद होगा ट्वीट की, हम नए नए आए थे हुकूमत में, ये आई थिंक जनवरी 2019 की बात है। उसके ऊपर पहली दफा इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आई वांट टू करेक्ट योर फैक्ट्स। और उन्होंने कहा कि जी हमने हमारे 70,000 बंदे इसमें जंग में जाया हुए हैं, हमारी $120 बिलियन के हमें नुकसान हुआ है, ये तो ये तुम अपनी हिस्ट्री ठीक करो और ये स्टेटमेंट जो है मत दो। जब ये स्टेटमेंट आई इमरान खान साहब की तो तब भी इन्होंने ये जो पार्टियां थी, क्योंकि ये तो हर दफा यस सर वहां जाके करते थे, ये तो वो लोग हैं आपको पता है जो मोदी के पास जब यूएन गए तो हुर्रियत के लीडर्स कश्मीर को मिलने से इनकार कर दिया। ये तो वो दोनों हैं नवाज शरीफ और मरियम, जब हल्फ बर्दारी पे गए थे नरेंद्र मोदी की। अभी आपका क्या इरादा है, सबको साथ लेके चलना है? सॉरी you'll have to let me complete, जैसे बाकियों को आपने लेट। इन्होंने आज तक पैलेस्टीन पे, मुझे नवाज शरीफ साहब हर चीज पे बोलते हैं, मरियम हर चीज पे ट्वीट करती है, बताएं कि इन्होंने आज तक एक लफ्ज क्यों नहीं बोला पैलेस्टीन पे। ये इनका हाल है, ये बैठ के फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं 10 साल बाद।
लेकिन अभी आपको उनकी सपोर्ट चाहिए होगी। इस पे मेरे सवाल का जवाब भी जरा दे दें। साल बाद जापानीज ने आपकी राइस एक्सपोर्ट से वो उठा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये, और आज से 2 हफ्ते पहले फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी आके असेंबली में कि हमारे ये इमरान खान कभी अड्डे नहीं देगा। पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट दी हुई है इसके ऊपर, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल। ये किसकी बात करते हैं कि पार्लियामेंट को आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। बात ये है कि जो इन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट देना और होता है पूरी पार्लियामेंट को आके इत्तेमाद में रहना, बाकी पॉलिटिकल एक डिबेट इनिशिएट करनी पार्लियामेंट के अंदर आके, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की उस पर इनपुट लेना इस मसले के अंदर कि आप रहनुमाई करें क्या करना चाहिए, वो सबको एक कलेक्टिव आपने लेना होता है ना, इस पे एक इनपुट लेनी होती है पूरी पार्लियामेंट की। देखिए आपके पास पॉइंट्स नहीं है, आपने आके हमने एक स्टेटमेंट दी, आपके इतने नालायक और नाअहल ऑपोजिशन है कि वो कुछ कह ही नहीं सकती इस टॉपिक के बारे में, तो फिर हम क्या करें। उस दिन वो आए, उन्होंने खड़े होकर स्पीच की, आगे से इनमें से कोई बोला ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ ट्वीटें भी नहीं की इन्होंने, पैलेस्टीन पे भी नहीं, किसी चीज पे नहीं की, क्योंकि ये सारे के सारे इनकी 15 साल की हिस्ट्री है। ठीक है, पाकिस्तान को में भेजा। ठीक है, चले आपके बयान से तो मुझे लग रहा है कि शायद यू डोंट नीड सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द अदर अपोजिशन पार्टीज। नाज बलोच साहब, आप ताउन तो रहेगा चाहे जो भी हो, मामला पाकिस्तान का है। देखिए मामला पाकिस्तान का है, और जब भी पाकिस्तान की, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी इशू हुआ, जिस तरीके से अभी आपको अली परवेज़ मलिक ने भी ये बात कही कि अभिनंदन वाले इशू के ऊपर भी जिस तरह अपोजिशन का एक मौक़िफ़ रहा और हर इशू पे, और कश्मीर इशू के ऊपर जो पार्लियामेंट में इन्होंने देखा कि अपोजिशन का एक मौक़िफ़ रहा, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ही हम हैं, पाकिस्तान है सलामत और कायम और दायम, अल्लाह करे पाकिस्तान हमेशा रहे। तो हम पाकिस्तान के साथ ही, हमारे मुल्क के साथ ही, पॉलिटिकल पार्टीज तो मुल्क से हैं, अपने वतन से हैं, और इस वतन से इतनी मोहब्बत मुझे है उतनी अली परवेज़ मलिक को है जितनी अंदलीब को होगी। ये कैसे जो है अपनी तरफ से सर्टिफाई कर देते हैं कि जी फलाने को कम मोहब्बत है, वो लॉयल नहीं है, हम बड़े पेट्रियाटिक हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, यू आर नो वन टू गिव मी अ सर्टिफिकेट ऑफ लॉयल्टी। हमें अपने मुल्क से जो मोहब्बत है वो हमारे दिल में है, पाकिस्तान जो है वो हमारे दिल में धड़कता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम फैसले अपने मुल्क के खिलाफ करते हैं और आप बड़े मुहिब्बे वतन हैं अकेले। लेकिन जो आपने मुल्क का हाल इस वक्त कर दिया है, तन्हाई का शिकार आप जिस तरह कर रहे हैं, जिस आइसोलेशन के अंदर आप डूबते जा रहे हैं, अकेले तन्हा अगर आप फैसले करेंगे, किसी भी किस्म के फैसले, आपको पार्लियामेंट जब एक अपोजिशन मुल्क की सलामती के इशू में बैकिंग करके, सपोर्ट करके, एक स्ट्रॉन्ग आपकी आवाज़ बनने के लिए जब अवेलेबल है, तैयार होती है, आपने उस फैसले में भी पार्लियामेंट को साथ अपोजिशन को नहीं लेना, तो आप पार्लियामेंट को इररेलेवेंट बना रहे हैं। क्या वजह है कि वजीर आजम साहब जो है वो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते? क्या वजह है कि वो इस पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते? आप लोगों ने बोलने ही नहीं देते वहाँ के नॉन सीरियस नहीं। देखिए बात ये है, पार्लियामेंट आते वहाँ नाराबाजी शुरू हो जाती है। समर पार्लियामेंट, मेरी बात सुने, अगर आप ईद का चांद बनेंगे, अगर आप साल में 1 दफा या 2 दफा दिखाई देंगे और नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, तो फिर कौन ऑपोजिशन का काम क्या होता है? वो तो कह रहे हैं कि मैंने 15 दिन बाद जवाब देना था पार्लियामेंट के अंदर आके ऑपोजिशन के सवालों का, लेकिन मुझे पहली तकरीर ही नहीं करने दी गई वहां पे पार्लियामेंट के अंदर। कहते हैं मैंने रवैया देख लिया अपोजिशन का, वो रवैया है ही नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, जब पीपल्स पार्टी के आप शुरू कर लें, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, खातून प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन जब पार्लियामेंट में आती थी वो जाकर खुद ऑपोजिशन के हर एक लीडर को जाके उनको रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करती थी, उनसे मिलती थी, ताकि बैक बेंचर्स को मैसेज जाए कि दिस इज हाउ वी डू पॉलिटिक्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गुत्तम गुत्ता, लड़ाई झगड़े, दे मार 4.5, आप मुझे किताबें मारे, मैं आपको किताबें मारूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मलेशियस कैंपेन्स चलती थी समर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ हर दौर में ऑपोजिशन ने कैंपेन्स चलाई, लेकिन फिर भी हमने पार्लियामेंट के डेकोरम को खराब नहीं किया। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन जाहिर है सुने। ठीक है, मुझे एक मुसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंध और विफाक के दरमियान तरक्याती बजट के हवाले से जो एक बहस है, लड़ाई है, इख्तलाफ है। इसका असल मकसद क्या है? क्या ये सिंध का या कराची का पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करने की लड़ाई है, जंग है, या फिर वाक़तन जो विफाक के कंसर्न से सिंध के तरक्याती बजट के हवाले से वो जायज़ हैं? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो जाए ज़रा वफाक और सिंध के दरमियान जारी चपकलिश की, जो सिंध को वफाक की तरफ से मिलने वाले तरक्याती फ़ंड्स को लेकर है। वफाकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शक है, शुबा है सिंध के तरक्याती फ़ंड्स पे, बजट पर कि ये पैसा बाहर चला जाता है। फवाद चौधरी साहब ने आज फिर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि सिंध को मिलने वाले तरक्याती फ़ंड्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ज़रा सुन लें। सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं है, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है, या कनाडा से बरामद होता है, या यूरोप से बरामद होता है। वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के ज़रिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के ज़रिए बाहर चला जाए, और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। हम जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स यहाँ पर जो आए हैं, अगर उनकी जगह कोई भी और थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती तो वो रिज़ाइन कर चुका होता। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। इस पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी फवाद चौधरी को जवाब दिया, वो जवाब भी ज़रा सुन लें। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबा सिंध के लिए है? इनको मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं है कि मुराद अली शाह साहब सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को। अच्छा, अली परवेज़ मलिक साहब, चूँकि आप इसमें न्यूट्रल पार्टी हैं इस सारी लड़ाई के अंदर, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी इनपुट दें। आपको किसकी राय में ज़्यादा वज़न नज़र आ रहा है, वफाकी हुकूमत के या सिंध हुकूमत के? और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को तरक्याती बजट के, तरक्याती फ़ंड्स के मिसयूज़ के हवाले से, वो आपको लग रहा है कि जायज़ है? समर भाई, मैं बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट असेसमेंट एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको दूंगा, पर उससे पहले जो मैडम मंदलीप ने जो यहाँ पे गुफ्तगू की उनको ज़रा जवाब दे दूँ और उनके कुछ फैक्ट्स क्लियर कर दूँ। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के ऊपर आपके जो लीडरान होते हैं वो जाते हैं ना समर भाई, तो वहाँ पे सीरियस बिजनेस ऑफ द स्टेट कंडक्ट होता है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अपने अजीम कायद को अगली दफ़ा बता दें कि वो भी नोट्स साथ लेके चले जाए करें, वरना वो जापान और जर्मनी का बॉर्डर फिर मिला देंगे और पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेंगे। कभी 12 महीने उनके सीजन्स होते हैं एक साल के अंदर, कभी वो इस किस्म की और गुफ्तगू करते हैं, तो इनको काइंडली बताइएगा उनको भी प्रिपेयर करके भेज दिया करें। अच्छा, और इन्होंने कहा कि जी ये यस सर करते थे ये अमेरिका के आगे जब इनकी हुकूमतें थे, तो मुझे याद दहानी कराइएगा जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की कोशिश की थी तो अमेरिकन सदर के कितनी दफा फोन आए थे और उन्होंने उनको एक साइड पे रखते हुए उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट करके आज पाकिस्तान की डिफेंस को इम्प्रेग्नेबल बनाया था। ये तो माशाल्लाह वो हैं जो बाइडन साहब की फोन कॉल की तलाश के अंदर आज भी अपने फोन को देख रहे हैं। और उसके बाद में देखें, मुझे तो परेशानी ये होती है कि कितने कम ज़र्फ और ये किस किस्म की जहनियत वाले लोग हैं कि इन्होंने कहा कि फलस्तीन के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा ने कोई बयान नहीं दिया। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया समर साहब, जब ट्रेजेडी चल रही थी, जब ये क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी और मरियम साहिबा की स्टेटमेंट भी। और मुझे आप ये बताएं कि उसके ऊपर भी ये इंटरनेशनल इश्यूज, मुस्लिम उम्मा के इश्यूज, नेशनल इश्यूज, इसके ऊपर सियासत खेलेंगे। इनको अल्लाह ताला कब होश के नाखून देगा, मैं तो इसके आगे और कुछ नहीं कह सकता। अब ये जो डेवलपमेंट फंड्स का मामला है, ये जो सिंध और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के बीच में बहस चल रही है, मैं गुजारिश ये करूंगा ये जो मॉनिटरिंग जज की पैदावार हुकूमत है ना, इनको ये जरूर याद दहानी करा दीजिएगा कि हमारे मुल्क में एक आइन है, उसके अंदर एक स्कीम तय हो चुकी हुई है कि सूबों ने किस तरह से चलना है। तो उसके अंदर जिम्मेदारियां बड़ी क्लियरली डिमार्केटेड है कि किसने क्या करना है। और जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो इस हद तक है कि जो डिविजिबल पूल के अंदर पैसे इकट्ठे होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके सूबों में दे, और सूबों की जो अवाम होगी वो अकाउंटेबल करेगी जो आपकी सूबाई हुकूमत के साथ उसकी क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, ये उस अवाम का फैसला है। ये यहां पे बैठ के अपनी मर्जी सिर्फ इसलिए कि इनको वहां पे चीफ मिनिस्टर सिंध की शक्ल पसंद नहीं है या शहबाज शरीफ साहब की शक्ल पसंद नहीं है, तो ये अपने यहां पे नए निजाम नहीं बना सकते। इनको तो
तो हर चीज के ऊपर सियासत करनी है, कभी पानी रोकते हैं किसी का, कभी पैसे रोकते हैं किसी के, कभी कोई और चीज करते हैं। तो इनको क्या इस तरह से सैबोटाज, हम सब पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक कहा नाज ने कि हम सब की जो हुब्बुल वतनी और अपने आप को जो ये ज्यादा बड़ा पाकिस्तानी बन के जो पेश करते हैं ना, उसके अंदर एक दफा देख तो लेंगे इस मुल्क को किस दोराए पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। चलिए, आपका जो तबसरा है वो उसमें आप यानी कि जो ये नजर आया कि आप सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं सारे मामले के अंदर। नाज बलोच साहबा, मैं कह रहा हूं कि जी आपके आईन के अंदर स्कीम लिखी हुई है। ठीक है नाज बलोच साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर क्यों नहीं करते आप? वो 140A की बात भी कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए सिंध के अंदर, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को नाफज करना चाहिए, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से है। और दूसरा, ज़ाहिर है कराची के अंदर जो मसाइल हैं वो सारे इसी वजह से हैं कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दरम बरम है, इख्तियारात की जंग है वहाँ पर। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है उस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब को रिजाइन करना चाहिए उसूली तौर पर आइडियली। देखिए, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब के जो आप बात करें उनको तो पीटीआई खुद भी सीरियस नहीं लेती, इनके अपने वज़रा उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और उनकी अक्सर बातों को मजाक में जो है वो टाल देते हैं। तो बात यह है कि वो जो वाइसरॉय बनने की कोशिश, जो वाइसरॉय बनने की चक्कर में जाके सिंध में एक दिन में जाके अचानक से इनको सिंध के लिए हमदर्दी जाग उठती है। तो सिंध का जो पानी आपने रोका हुआ है ना, बराए मेहरबानी सिंध को अपने हक का, अपने शेयर का पानी दें। दूसरी बात यह है कि सिंध जब रेवेन्यू जनरेट करता है तो रेवेन्यू तो सबसे ज़्यादा सिंध जनरेट कर रहा होता है, तब तो आप नहीं कहते कि सिंध चोर है, तब तो आप नहीं कहते सिंध हुकूमत चोर है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन सिंध की होती है और उसके बावजूद आप अगर सिंध को उसको राइट नहीं देते, अपना शेयर नहीं देते, फिर जाके वहाँ पे आप ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए अगर ये बातें करेंगे तो मसला ये है। असल में मैं आपको बताती हूँ, फवाद चौधरी साहब जो है उनका गुस्सा सिंध हुकूमत पे नहीं है, वो सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना के असल में बुजदार के खिलाफ बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, सिंध में तो बल्दियाती लोकल बॉडी सिस्टम है, सिंध में तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, इस वक्त तो डिले हुआ सारा सिस्टम कंटिन्यूसली राइज रहा, लेकिन अभी तो मुसलसल तातुल का शिकार है वो खत्म होने के बाद पिछला टेन्योर। बल्दियाती देखिए वो तो सेंसस की बुनियाद के ऊपर ना, सेंसस के बाद जो मामलात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, वरना मैं आपको बताऊं कि पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है, केपीके में लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है, बड़ी रेवोल्यूशन ऑफ पावर की ये बातें किया करते थे। और तो और केपीके में तो एहतसाब कमीशन को ताला लगा के रखा हुआ है, तो पहले जाएं केपीके का एहतसाब कमीशन का ताला तोड़ें और उधर से काम शुरू करें। फिर वो रिंग रोड में इतना बड़ा स्कैम हुआ और उसके बाद बड़े आसानी से मुल्क छोड़ के लोग चले जाते हैं। 400% दवाओं की कीमतों में इजाफा करने के पीछे किसने किकबैक और कमीशन खाया और कैसे पैसा स्विट्जरलैंड रवाना हुआ, बाहर मुल्क गया, उसकी तहकीकात करें। आमिर ज्ञानी साहब भी पाकिस्तान के अंदर है, कोई नहीं भागा। गंदम चोरी हुआ और जो पेट्रोलियम का बहरान हुआ, दुनिया में तेल की कीमतें रुल गई और यहाँ आपने अवाम की जेबों से चीनी के मद में आपने अरबों रुपए जो है वो अवाम की जेबों से डाका डाला, आपने आटा गायब कर दिया, आपने फिर उसके बाद कोई व्हाइट पेपर लेकर आए, कोई इस पे कोई व्हाइट पेपर लेकर आए, कोई शवाहिद लेकर आए, यही सारी चीजें अगर आपके दौरे हुकूमत में हुई होती तो इमरान खान इस वक्त 15 व्हाइट पेपर लेकर आ चुके होते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अदालतों के अंदर केसेस लेके जा चुके होते शवाहिद। आप लोग खामोश बैठे, सिर्फ जहाँ पे जुबानी जमा खर्च है, कुछ करें। व्हाइट पेपर इनके व्हाइट पेपर तैयार हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इनके व्हाइट पेपर बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करें उस पे मैं आता हूं जरा, उस पे अगले सेगमेंट में तफसीली बात करेंगे, मुफस्सल गुफ्तगू होगी। ठीक है, ये पढ़ के नहीं आते, ये आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका आ गया। पंजाब का बताएं कि साउथ पंजाब, एक बात बताएं कि साउथ पंजाब जो सूबा बनाने का वादा किया था, वहां पे सेक्रेटेरिएट बनाने से काम नहीं चलेगा। चलें, लेट एंड लीव रिस्पॉन्ड बात थी, उसके ऊपर आए बात करें। ठीक है, अदली बात है, सिंध की बात करें, सिंध के मैंडेट दिया है एंड वी आर सर्विंग द पीपल। बहरहाल आप फरमा रही थी कि फवाद चौधरी साहब को अपनी गवर्नमेंट के अंदर कोई सीरियस नहीं लेता, तो आपके सिंध हुकूमत के दो तर्जुमानों ने, जिसमें नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, दोनों ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, दोनों के जिस तरह के मैं बयानात देख रहा था। अंदीब बात साहबा, एक तो जो 140, ठीक है, सीरियस लिया आपने ना। अंदीब बात साहबा, ये जो आर्टिकल 140 की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, सिंध में आर्टिकल 140 लगना चाहिए, यानी बल्दियाती जो हुकूमतें उनका क़याम अमल में लाना चाहिए, वो तो पंजाब के अंदर भी आना चाहिए, वो तो केपी के अंदर भी आना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर भी आना चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर भी आना चाहिए। या तो आपकी हुकूमतें वहाँ पे आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, यहाँ पे आप खामोश हैं।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जो 14 साल से सिंध में, ठीक है, और नाले साफ नहीं कर पाए। मतलब आप देखें, जब कराची डूब गया, टोटल डूब गया, फिर किसने आके कराची को बचाया? वफाक ने, एनडीएमए को लेके आए और कराची को हमने बचाया। अब मसला ये कि हम तो बेसिकली कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि लड़काना में, और कहीं नहीं तो लड़काना में आप जो 2,36,000 डॉग बाइट्स हैं, और वो आज सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि कल के दिन में कोई 602 डॉग बाइट्स हुई हैं एक दिन में वहाँ लड़काना में, और इनकी बिलावल की फुप्पो जो हैं उनको भी रिमूव कर दिया गया, डीसीट कर दिया इस बात पे। तो कम से कम ये, अगर आप 14 साल से वहाँ 6 दफ़ा आप वफाक में आ चुके हैं, 4 दफ़ा वफाक में, 6 दफ़ा प्रोविंसेस में आ चुके हैं, तो कम से कम ये तो आप करें कि आपके पास कुत्तों को जो हर बच्चे को काट रहे हैं और सारी दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं, ये बदनामी तो अपनी कंट्रोल कर लेते, बाकी तो छोड़े, इतने नाअहल और नालायक हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इन्होंने अलमिया किया ना, दोनों ने मिलके, और ये हर चीज पे अग्री करेंगे आप देखना, हम तो शुरू से प्रेडिक्ट करते हैं कि ये एक है, और इन्होंने पाकिस्तान के मुंह धब्बा लगाया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। आपने भी पढ़ा, आपने भी ये कहा कि हम ग्रे लिस्ट में गए, 25 में से सिर्फ एक चीज पे इन्होंने अमल किया हुआ था, 24 पे नहीं अमल किया हुआ था जब हमें मिला ये, और ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और ये, और किस बात पे? मनी लॉन्ड्रिंग पे। मनी लॉन्ड्रिंग पे एक्शन नहीं लिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि खुद, अच्छा, ये जो फंड्स की खुद की बात करें फवाद चौधरी साहब, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके लिए तो ऑडिटर जनरल का ऑफिस मौजूद है, वो करता है, ऑडिट करता है हर साल। जी, कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। ये तो बात कर रहे हैं हम कि अगर 97 क्या नाम है करोड़ रुपया जो है वो लड़काना पे लगा है, तो फिर ये हाल होता कि बच्चों को कुत्ते काट रहे होते लाखों के हिसाब से, उनके मुंह पे, उनकी आंखों पे वो तस्वीरें आ रही होती। ये तो आपको किसी जंगल में नजर नहीं आता, ये तो आपको स्टोन एज में नजर नहीं आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे कहाँ गए? और हम कहते हैं जी हमने सिंध के अवाम पे पैसा लगाना है, हमने सिंध की गवर्नमेंट पे पैसा नहीं लगाना, हमने सिंध की अवाम पे लगाना है, और हम लगाएंगे। कराची पैकेज में तो पैसे दे दें, वो एक बड़ा पैकेज का ऐलान हुआ था 1100 अरब के, उसमें अभी तक कोई पैसे नहीं गए, सिर्फ जुबानी जमा खर्चा वफाक की तरफ से भी। आप देखें, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सही कह रहे हैं आप कि आप इन 40 सालों में एक बस सिस्टम नहीं ला सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहले ब्लू लाइन आना था, वो नहीं आया, फिर रेड लाइन आना था, वो नहीं आया, फिर ग्रीन लाइन आना था, इन्होंने अनाउंस किया, वफाक नून लीग थे, हम लेके आ रहे हैं। आप देखें अगस्त में हम ग्रीन लाइन लेके आएंगे, ये दोनों डिफॉल्ट कर गए, दोनों ने किया, एक बस नहीं आई कराची के किस्मत में, हम लेके आएंगे, नाले हम साफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। चले मैं जरा ब्रेक के बाद अगर आ जाओ उस पर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, और हम जरा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से APC का जिक्र भी करेंगे, APC क्या पोजीशन को दोबारा मुतहद करने जा रही है, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो APC बुलाने का फ़ैसला हुआ है, उस पर अब हुकूमत ये कह रही है कि पार्लियामेंट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको छोड़ के आप APC की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। और फ़ारूक हबीब साहब भी कल हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई तजावीज़ हैं तो अभी ये बिल सेनेट के अंदर से पास होना है, उसमें आप तजावीज़ अपनी ले आए। और लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि सेनेट के अंदर, उन्होंने ख़त भी लिखा है इसमें चेयरमैन सेनेट को कि इसको फ़िलहाल ना लाया जाए, अपोजिशन की इस पर राय ली जाए। लेकिन वो जो इसमें एतराज़ उठा रहे हैं, वो ये एतराज़ उठा रहे हैं कि जो प्रोसीजरल इसमें इशू की तरफ निशानदेही करें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कि जी मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो एडवाइज़र होता है, वो इस तरह से यानी एक एडवाइज़र जो है वो बिल पेश नहीं कर सकता, वो इस पर एक प्रोसीजरल एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये क्या प्रोसीजर एतराज़ का मामला है या ओवरऑल ये इशू ही ठीक तरह से हैंडल नहीं हो रहा? नाज बलोच साहब, आप प्रोसीजरल एतराज़ की तक महदूद कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सारे मामले को, ये तो एक बड़ा पेचीदा मामला है। पहले तो
समर, पहले तो मैं इससे पहले वाली बात को जवाब देना चाहती हूँ कि डॉग बाइट को लेके बहुत बात हुई है यहाँ पे, और इतनी एनर्जी जो वेस्ट की गई है ना सिंध को तनकीद का निशाना बनाने में, डॉग बाइट, तो थोड़ा पढ़ के आ जाया करें, थोड़ी मालूमात लेकर आ जाएं, तो ये फिर शर्मिंदगी इनको नहीं होगी जब आगे से इनको जवाब मिलेगा। इनको पता होना चाहिए कि डॉग बाइट की जो वैक्सीन्स हैं वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और वो सप्लाई करता है सूबों को। तो आप सूबों को डॉग बाइट की वैक्सीनेशन नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत अब लेबॉर्ट्रीज बना के खुद इसकी वैक्सीनेशन बनाना हमने शुरू की है। ये जिम्मेदारी वफाक की है, वफाक नाकाम हुआ है, आप अपनी जिम्मेदारी सूबों पे फेंकना छोड़ दें। दूसरी बात डॉग बाइट की इन्होंने बात की कि जी नाअहल कर दिया गया। आपके जो 80% इस वक्त पंजाब में जहां आपकी हुकूमत है, 80% पंजाब में हॉस्पिटल्स लैक द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ डॉग बाइट वैक्सीनेशन। 80% पंजाब के फैसिलिटी सेंटर्स में डॉग बाइट की वैक्सीन मौजूद नहीं है। इस हिसाब से तो आपके 80% जो एमपीएस हैं वो सबके सब नाअहल होने चाहिए। और दूसरी बात केपीके की अगर हम करें तो 2016 से 2019 तक, मैं 4 साल का आपको डेटा बता रही हूं, 2,25,000 डॉग बाइट के केसेस केपीके में हुए हैं। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, तो जरा रिसर्च करके पढ़ के आ जाए करें कि आपकी नाअहली और आपकी नाकामी दूसरों को गाली देने से आप एक उंगली हम पे उठाते हैं ना, आप पे 4 उठती हैं, फिर बरल आपके पार्टी चेयरमैन ने गधों की तादाद में 1 लाख के इजाफे की पार्लियामेंट में निशानदेही की थी। ये जो एक दिन में 602 कुत्तों के काटने के वाकयात, ये कुत्तों के भी जरा निकालने चाहिए आदाद शुमार के, कितने ज्यादा बढ़ गए और किस सूबे में ज्यादा बढ़ गए। जी बिल्कुल। और दूसरी बात समर 20,000 केसेस पंजाब में सालाना डॉग बाइट के आ रहे हैं। आप क्यों वैक्सीनेशन नहीं रख रहे लोगों के लिए? तो डॉग बाइट का जो इशू है ये नेशनली पूरे मुल्क के अंदर फुकदान है एंटी रेबीज वैक्सीन का, और उसका आप किसी एक सूबे की हुकूमत जहां आपकी हुकूमत नहीं है उस पर डाल के ये सुबाना रवैया आपका इस पे रिस्पांस आ गया। क्योंकि आप जिस तरह सिंध का टाइम शॉर्ट है, लेकिन सिंध को जब किसी चीज की जरूरत होती है तो टाइम का मैं जरा अली परवेज मलिक साहब, बात आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कही, 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात आपने कही, देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर जहां पे लकूनास हैं वहां पे डेफिनेटली बात होगी। और जब इलेक्शन कमीशन का रोल आपने टोटली इसमें खत्म कर दिया है, आपका गुज़िश्ता पिछली दफा आरटीएस पूरा बैठ गया था, क्या हमें आप इस चीज की एश्योरिटी देते हैं? हमने कहा कि आईटी की स्टैंडिंग कमेटी में आप लेकर आए और हमें वहां पे बताएं कि इसके अंदर कितनी आपने एरर फ्री आपने। मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा बाकी मेंबरान का जवाब भी ले लूं जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स हैं। अली परवेज मलिक साहब, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, इस पे एपीसी आपको लग रहा है कि इसका बेहतरीन हल है कि जो गवर्नमेंट करना चाह रही है उसे रोका जाए? समर भाई, सबसे पहले तो मुझे खुशी ये जान की हुई कि अंदलीब साहिबा को एटीएम नवाजने के अलावा डॉग बाइट्स की भी फिक्र है, मगर मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि आज वो आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं उनको याद दहानी करा दूं, जिस शहर से वो बिलोंग करती हैं वहाँ पे कोरोना की वैक्सीन के लिए भी लोग दर बदर फिर रहे हैं, तो उसके भी थोड़ा सा एहसास कर लें और लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर देखें। कहती है जी FATF ग्रे लिस्ट के अंदर डाल के दे गए, तो समर भाई मुझे ये बताइएगा, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत मिली थी तो हम क्या ग्रे लिस्ट में नहीं थे? हमने क्या रोना धोना शुरू कर दिया कि मेहनत की कि उसको वाइट लिस्ट में लेके आते और उसको खैर से वहां पे इन मुश्किलात को ओवरकम किया? तो पता नहीं ये अपनी जिम्मेदारी का कब एहसास करेंगे। देखें, जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं समर भाई, हमारी पार्टी का बड़ा मेंटेन्ड ये पोजीशन है कि अगर आपकी नीयत ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, कंट्रोवर्शियल ना हो, तो उसके लिए रिफॉर्म से ज्यादा एक अच्छी नीयत की जरूरत है। अगर इन्होंने जो डस्का के अंदर जिन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात को हवा में उड़ाया ना, उनको करार वाकई सजा दी होती तो यहां पे किसी किस्म की लेजिस्लेशन लाने की जरूरत ही ना पड़ती। मुझे बताएं कितना मुश्किल है प्रिजाइडिंग अफसरों को पाबंद करना कि पोलिंग एजेंटों के साइन के साथ फॉर्म 45 और फॉर्म 46 इशू करें। मुझे बताएं इस चीज के लिए कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमने ECP को देनी है? चलें, अगर वो ये नहीं करना चाहते, वोट चोरी अपनी जारी रखना चाहते हैं और कानून साजी लाना चाहते हैं, तो उसमें दो मसाइल हैं। एक तो ये इन्होंने प्रोसीजरल लैप्सेस किए इन कानून साजी को अप्रूव करने के अंदर, जब कोरम मौजूद नहीं था इन्होंने बुलडोज किए, इसीलिए हमने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव किया था, जो इन्होंने फिर आपको उसके ऊपर जब हमने विड्रॉ किया, आपकी पार्टी को तो बड़ा एतराज है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने के मामले पर। जो कंटेंट
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बात सुने, कंटेंट की जहां तक बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इलेक्शन कमीशन की जो आईनी जिम्मेदारी हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए जा रहे हैं, और वो ये इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट के साथ कर ही नहीं सकते। एक बुनियादी नुक्ता ये है। दूसरी बात ये कि जो इस्लाहात हैं वो ईवीएम पे शुरू और इख्तिताम नहीं होते। ईवीएम इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जिसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस होने की जरूरत है। 57 मुख्तलिफ जो है वो सेक्शन है जिनमें तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट। समर भाई देखें, उसके लिए समर भाई उसके ओवरसीज पाकिस्तानीज को एम्पावर करने के लिए आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। क्या उनके लिए आप मखसूस सीटें आप पे वहां पे पेश कर सकते हैं, आप उनको वोट का राइट दे सकते हैं, पोस्टल बैलेट लेके आ सकते हैं, तो ये चीजें डिस्कस होने की वो तजावीज लेकर आए सेनेट के अंदर। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है एग्जिस्टेंशियल हालात के अंदर बात नहीं कर सकते, ये बुलडोज करेंगे तो हम उनको बिल्कुल चैलेंज करेंगे और रद्द करेंगे। ठीक है, सेनेट के अंदर आप ये कर सकते हैं, वहां पे अपनी तजावीज लेकर आ सकते हैं, आपकी मेजॉरिटी भी है वहां पे। अंदरीब अब्बास साहिबा, इंतखाबी इस्लाहात एक बहुत ही सीरियस काम होता है जिस पे आपके अगले इंतखाबात, उसके बाद अगली जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी पूरी उसके साथ जुड़ी है। अब इलेक्शन सिर्फ तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लड़ना 2023 का, मुस्लिम लीग नून ने भी लड़ना है, पीपल्स पार्टी ने भी लड़ना है, अपोजिशन की दीगर जमातों ने भी लड़ना है। जो चीज़ें आपको पसंद या अपोजिशन को पसंद नहीं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही हमने करना है जो हमें बेहतर लग रहा है। एक कलेक्टिव इनपुट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट इनिशिएट करें या एक तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं, जिस तरह से 2017 में हुई थी इस्लाहात, आप भी उसी तरह कर लें। अच्छा समर, ये सब कुछ तो हमने किया है, लेकिन मैं इससे पहले एक बड़ी मुझे खुशी हुई कि वो क्या कहते हैं ना, सच निकल जाता है। कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को, हमें ग्रे लिस्ट में मिला, हमने वाइट लिस्ट में ले आए और फिर बड़ी मेहनत से उसको ग्रे लिस्ट में छोड़ के गए। आप खुद सोचें कि माशाल्लाह फैक्ट्स तो डिनाई नहीं ना हो सकते। फैक्ट्स तो कहते हैं कि जी इन्हीं के दौर में पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में गया था, क्योंकि सारी उम्र लूट के बाहर फ्लैट्स बनाते रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकते? उस फैक्ट सारा मनी लॉन्ड्रिंग पे है और ये खुद मनी लॉन्ड्रिंग है सबसे बड़े। अब बात आ गई आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो सबसे बड़ी बात ये कि 20 अक्टूबर का वो बिल पड़ा हुआ है। कितनी दफा स्पीकर ने लिखा भी, स्पीकर ने कमेटी भी बनाई, ये आते नहीं है, रिफ्यूज कर देते हैं। आपको पता है कि उसके बाद जितनी दफा इसकी बात की इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अभी भी जब आते हैं तो सबसे पहले अवामी इश्यूज की बात ही होती, आते हैं जी खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन ऑर्डर, पहले शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर जो नहीं होता उसके प्रोडक्शन ऑर्डर और इसकी बातें करते हैं ये, क्योंकि इनको पता है, नवाज शरीफ साहब ने खुद पब्लिकली कहा है कि ये 3 दफा और पीपल्स पार्टी 4 दफा इंतखाबात में धांधली के जरिए आए। वो कहते हैं 70 से बाद अब तक सारे इंतखाबात धांधली के हुए। ये नवाज शरीफ साहब 10 दफा कह चुके हैं। मसला इस दफा इनको ये आया कि धांधली की वजह से ये लोग इलेक्ट नहीं हुए, ये मसला है। अगर हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया जैसे शो ऑफ हैंड्स का हमने सेनेट में कहा था, तो फिर ये क्या करेंगे? ये धांधली कैसे करेंगे? आप देखना, ये पूरी कोशिश करेंगे स्टेटस को बन के। सिर्फ अपोजिशन को तो एतराज नहीं, अनलीब साहिबा, इलेक्शन कमीशन को भी एतराज है, वो जो सबसे अहम स्टेक होल्डर इदारा है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमने इनको भी कहा था एतराज करें। हमने कहा है कि आप आए, आप कहें कि जी ये अब ये इतनी नाअहल और नालायक लोग हैं, पढ़ के भी नहीं आते। 4 महीने मेरे साथ टॉक शोज में हर जगह कहते थे कि जी वो आपकी वाईफाई नहीं लगेगा। मैंने 2 मिनट पहले स्ट्रेट चले लाहौर वैक्सीन मांगता है, इनको ये पूरा पाकिस्तान वैक्सीन मांगता है। रिंग रोड करप्शन। चले, बहुत शुक्रिया। ये डिबेट जो है, ये वैक्सीन रिंग रोड से निकलते कहीं और ना पहुंच जाए। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।